हेलो फ्रेंड्स। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हाइलाइट्स बंधन बैंक के Q4 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें नॉलेज से संबंधित करते हैं। आप लोग जो भी मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं बैंकिंग सेगमेंट के ऊपर, और पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में मैंने आपके साथ एक बात बड़ी जानदार तरीके से शेयर की थी। मैंने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो जो इंटरेस्ट इनकम आज बैंक्स ने ली हुई है, यानी कि बैंक ने अपनी इनकम मान ली और वो आगे चल के एनपीए हो जाएंगे, तो वास्तव में डबल असर होगा। एक तो एनपीए का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, और दूसरा जो इनकम आपने एनपीए के ऊपर रिकग्नाइज़ की है वो वापस करनी पड़ेगी। तो जनरली अकाउंटिंग के अंदर रूल ये होता है कि अगर आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, जो कि बैंक करते भी हैं, अगर कोई भी एनपीए अकाउंट होता है तो उसका इंटरेस्ट आपको मिले या ना मिले, आप उसको अपना प्रॉफिट मान लेते हैं। अगर नॉन एनपीए, सॉरी, और एनपीए अकाउंट के अंदर केवल आप उतना ही इंटरेस्ट इनकम मानते हैं जितनी एनपीए का अमाउंट, यानी कि जो डिफॉल्ट चल रहा है उसमें से जो पैसा इंटरेस्ट का आपने रिकवर किया है, तो वो छोटा अमाउंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी नॉन एनपीए अकाउंट्स है वो एक्यूरल बेसिस के ऊपर मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे, यानी कि जो मिल गया है और जो ड्यू है वो सब इनकम होती है। और जो एनपीए अकाउंट होते हैं उस पर आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से केवल जो पैसा नगद में मिल जाता है उसी को आप अपनी इनकम मानते हैं। तो पिछले क्वार्टर में सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था, एनपीए ने डिक्लेयर कर नहीं सकते थे, तो जो भी इंटरेस्ट इनकम एनपीए अकाउंट, यानी कि जो होते वुड भी एनपीए अकाउंट होते, उस पर भी इंटरेस्ट इनकम ली हुई थी सभी बैंकों ने। तो इस बार अगर वो एनपीए डिसाइड हुए हैं तो वो सारा इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। तो इस बैंक ने भी कुछ इंटरेस्ट वो वापस किया है। तो जो इंटरेस्ट अर्न देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना इंटरेस्ट उन्होंने वापस किया है, तो वो एक असर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बात तो है क्लियर। देखिएगा, दो चीज़ें हैं कि बैंकिंग के अंदर ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो दो चीज़ों में से मैं आपको बता दूं, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करता हूँ, कुछ पॉइंट्स में आपको ईयर ऑन ईयर भी बात करता हूँ, तो वो आपको समझा दी जाएंगी। बंधन बैंक में क्या खास रहा रिजल्ट में? रिजल्ट मैनेजमेंट नहीं बोल दिया यार खराब है, यानी कि रिजल्ट सिंपल सीधे रूप से आपको दिखेंगे खराब है। अगर ये भी चाहते, जो कि मुझे, क्योंकि मैं फाइनेंशियल्स को देखता हूँ और भगवान की कृपा से मुझे फाइनेंशियल्स की समझ भी है, अगर बंधन बैंक भी चाहता तो अभी क्वार्टर क्वार्टर जो 85% का प्रॉफिट उसका डिक्रीज़ हुआ है ना, वो डिक्रीज़ नहीं होता। वो चाहते तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरह अपना पिछले साल जितना प्रॉफिट अभी भी रिपोर्ट कर सकते थे, ड्यू टू द मिस यूज़ ऑफ अकाउंटिंग। मिस यूज़ का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अकाउंटिंग को नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में आपके पास ऑप्शंस होती हैं, तो वो आप ऑप्शंस यूज़ कर सकते थे। आप चाहते तो प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर सकते थे। बट मुझे यहाँ पर बंधन बैंक की मैनेजमेंट से एक चीज़ बड़ी सीखने के लिए मिली कि आप ट्रांसपेरेंट रहिए, चीज़ें साफ साफ बताइए, अगर प्रॉब्लम है तो सीधा सा फेस पे बताइए। और मैं इस पूरे बंधन बैंक के एनालिसिस में यही बात आपको बोलूँगा कि मैंने जो पिछली बार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बोला था, ये दोनों बैंकों के अंदर एक खास बात मुझे देखने के लिए मिली रिजल्ट एनालिसिस में, कि ये जो बैंक्स हैं ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बता देते हैं, जो अभी हमें पिछले 2-3 क्वार्टर से जो है बाकी बैंकों में देखने के लिए नहीं मिल रही है। और कल जैसे मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी जो है जिक्र किया था, तो ये भी चाहते तो उन्होंने अपना आइडिया वाला प्रोविजंस राइट बैक करके अपने प्रोविजन को घटा लिया, फिर वो टैक्स की एडजस्टमेंट को ऐसे कर लिया कि टैक्स को अगले साल में एडजस्ट कर लेंगे। तो चाहते तो ये भी कोई ना कोई पुराना प्रोविजन जो है इनको रिकवर होने के चांसेस हैं, उसको चाहते तो उसको क्रेडिट डाल देते, उसको अपनी इनकम मान लेते। वो इन्होंने नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा मैनेजमेंट चाहती तो डेफर टैक्स की भी कैलकुलेशन कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिन पर डेफर टैक्स एसेट्स क्रिएट की जा सकती है, बट मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया। ये मेरे पर्सनल व्यू है। इसके अलावा जो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा वो ये है कि बंधन बैंक के रिजल्ट बेहद ही ख़राब है, बेहद ही ख़राब है। और जिस तरीके से उन्होंने प्रोविजनिंग की है वो काफ़ी एग्रेसिवली की है। यानी कि मैं आपको ये बोलूँ कि देखिएगा, प्रॉब्लम तो इनको आएगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इन्होंने प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट से अकाउंट फॉर किया है। और जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी सारी बातें बताता है कि भाई साहब ये रिकवरी नहीं हो रही, ये बैंक में प्रॉब्लम है, तो अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में वो चीज़ ये भी काफ़ी हद तक आपको बताते हुए नजर आएंगे। तो
ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही प्रीफेस के अंदर बता दी कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, और यही ज़रूरी है कि आपको जब मैं एनालिसिस करूँ तो आप उन चीज़ों को समझें। नेट इंटरेस्ट इनकम, जो ब्याज दिया और जो ब्याज लिया उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जिन पे बैंकों को पैसा रिकवर करने में दिक्कत आ रही है, जो डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। पूरा पैसा जिनसे रिकवर नहीं होगा उसका कुछ पोर्शन आपका जरूर से जरूर डूब जाएगा, और अभी डिफ़ॉल्ट जो है कंटिन्यू है उसके ऊपर, और 90 दिन से ज़्यादा का पीरियड का जो डिफ़ॉल्ट है वो चला हुआ है। तो जिसको हम एनपीए बोलते हैं, जिसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स एंड लॉस असेट्स। तो उन पे उन्हीं की कैटेगरी के हिसाब से प्रोविजंस जो है बैंक बनाते हैं। तो ये चर्चा जो है अब मैं अब आपके साथ शुरू करता हूँ। तो देखिएगा की हाइलाइट्स बैंक के रिजल्ट में जो है वो समझिएगा। मैं आपको जो मेन चीज़ है जिसको आपको समझना चाहिए वो देखिएगा। 34 स्टेट्स में ये बैंक काम कर रहा है, 548 सिटीज़ में, 1147 ब्रांचेज हैं, यानी कि अच्छा साइजेबल ब्रांच है। 487 एटीएम्स हैं, 4163 बैंकिंग यूनिट्स हैं, और करीबन 49,500 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। 23 मिलियंस जो हैं वो इनके पास कस्टमर्स हैं, यानी कि आप ये समझिएगा कि 2.3 करोड़ कस्टमर्स हैं, और ये इनका बेस है। इनके बिजनेस के समझने के लिए आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ आपको जो कि फिर रिजल्ट एनालिसिस करने में आसान रहेगी। देखिएगा ये जो बैंक है ये मेजरली बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर इसकी ज़बरदस्त प्रेजेंस है। ये पहले एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उसके बाद इन्होंने एनबीएफसी बनाई और 2015 में इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया। तो यहाँ पर जो इन्होंने खास बात लिखी है कि देखिएगा वेस्ट बंगाल में सबसे स्पेशली मैं आपको बोलूँ, और असम में, वेस्ट बंगाल को अलग से देखते हैं, असम को दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिएगा वेस्ट बंगाल के अंदर जो है माइक्रो फाइनेंस के अंदर इन्होंने बहुत बड़े पैर फंसा रखे हैं, यानी कि सब्जी वालों को, मछली बेचने वालों को, दूध बेचने वालों को, किराना स्टोर्स को, मेडिकल स्टोर्स को, बहुत ऐसे लोगों को जो कि लो इनकम ग्रुप या मीडियम इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनको ये माइक्रो फाइनेंस करते हैं, और इनको इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी ज़बरदस्त आता है। लेकिन अब जो कोविड की सिचुएशन पिछले 1 साल में रही, तो वहाँ पर इन्होंने माइक्रो फाइनेंस के बिज़नेस में थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश की है, यानी कि इन्होंने बोला है कि वेस्ट बंगाल के अंदर ये अपना लोन पोर्टफोलियो जो टोटल लोन है उसमें से ये अपना कम कर रहे हैं, और इन्होंने 45% का जो लोन था वो खाली बंगाल में बढ़ता था, जिसको इस साल घटाकर 43% कर लिया। तो लिखा भी है कंटिन्यूस रिडक्शन इन पोर्टफोलियो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं, उसमें किस तरीके का रिस्क है। दूसरा है, और बंगाल के अंदर एक सबसे खास बात क्या है कि पॉलिटिकल सपोर्ट भी जो है वो लोगों के साथ रहती है, तो बैंकों को रिकवरी करने में प्रॉब्लम आती है, और इसी वजह से बंधन बैंक वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा संकुचित करता हुआ नज़र आ रहा है। और सिमिलर तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आसाम में होती है। तो जो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं वो भी आसाम के अंदर काफ़ी सीवियर होते हैं रिकवरी करने में, तो वहाँ से अपना पोर्टफोलियो घटा रहे हैं। और देश के बाकी हिस्सों में जहाँ पर कि इनको लगता है कि ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो सकती है, वहाँ पर इन्होंने अपना लोन पोर्टफोलियो 40% से बढ़ा के 5% किया है। तो ये बात आप समझिएगा। दूसरी बात है, जो इंडिविजुअल बेसिस पे लोन देते हैं वो 47%, जो इंडिविजुअल टोटल 100% अगर इंडिविजुअल लोगों को लोन देते हैं तो उसमें से 47% वेस्ट बंगाल में पहला था, और जो अब शेयर जो है घटकर आप देखिएगा वो 45 कर लिया है। इसी तरीके से आसाम में 14 से 12%, और बाकी जगह 39 से 43। तो ये आप समझ सकते हैं कि बैंक बता रहा है कि मैं क्या स्ट्रेटेजी जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये है इनकी एफिशिएंसी की रेशियो, पैसा कलेक्ट करने का जो अमाउंट है उसके हिसाब से। सितंबर में 89 थी, दिसंबर में 92 हो गई, और मार्च में 95। लेकिन ध्यान रखिएगा मार्च 21 तक कोविड की सिचुएशन सीवियर नहीं हुई थी। अब ये मार्च के बाद जो अप्रैल है और मई है, उसी में जो कोविड की सेकेंड वेव आई है तो उसका इम्पैक्ट आएगा, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो ये जो एफिशिएंसी रेशियो 95% चली गई थी, जो बहुत ही अच्छी मानी जा रही है, वो अब घटती हुई दोबारा से नज़र आ सकती है। कोविड का असर, और कोविड का असर सभी बैंकों पे हो तो इसके भी होना है। और ये कलेक्शन रेशियो देखिएगा, ये क्योंकि जहाँ मेजरली काम करते हैं वो बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल में 98% रिकवरी है, आसाम में मार्च में 94 थी, और रेस्ट ऑफ इंडिया 99%। तो इनको रिकवरी करने में दिक्कत तो आती है, ये बातों को आपको समझनी पड़ेगी। और टोटल ये मार्च 21 में एक वैल्यू वाइज है और एक बोरोवर वाइज है। तो ये बोरोवर वाइज है, ये जो है कलेक्शन वाइज है।
इसी तरीके से न्यू बोरो एरर एडेड्स, तो जो नए बोरोअर्स इन्होंने लिए, इनकी जो नए क्लाइंट है वहाँ पे इनकी कलेक्शन अच्छी है, 99.6, 98.5 और 99.6। और असम में ये अपना एक्सपोजर सबसे कम करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि असम में अब अपना एक्सपोजर नहीं बढ़ा रहे हैं ये, और बंगाल में भी। तो ये समझिएगा जब रेस्ट ऑफ इंडिया बढ़ाएंगे तो बेनिफिट आ सकता है। ये तो थी मेन चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी। अब आते हैं रिज़ल्ट की तरफ। अगर रिज़ल्ट की तरफ हम बढ़ें तो हम रिज़ल्ट से पहले डिविडेंड बता दें आपको। देखिएगा बैंकों को बहुत कम प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा हमें कि 1 रुपये का कम से कम डिविडेंड तो दिया है। बता दिया भैया लॉस है हमारे पास, प्रॉफिट बहुत तेज़ी से घटा है हमारा, 85% प्रॉफिट क्वार्टर घट गया, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी 1 रुपये ले ले। और मुझे जब 1 रुपये की बात आती है तो ध्यान रखिएगा ये शेयर 300 रुपये का है, 1 रुपये दे रहा है। और 1800 रुपये वाला शेयर कोटक महिंद्रा बैंक 90 पैसे का डिविडेंड देता है। मैं जब भी बैंकों का एनालिसिस करूंगा उसके डिविडेंड के बारे में जरूर से जरूर आपको चर्चा करता हुआ मिलूंगा। तो यहाँ पर ये बंधन बैंक ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो ये खुशी की बात बंधन बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि शेयर प्राइस तो देखिएगा नीचे जा ही रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शेयर प्राइस पहले ही जो है गिर चुका है। तो ये 700 साढ़े 700 रुपये आज से 3-4 साल पहले शेयर ट्रेड करता था, अभी 300 रुपये मिल रहा है। और वहीं पर IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर है वो 40 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, वो भी 50-55 रुपये 56 रुपये चल रहा है। ये दोनों के अंदर है। और IDFC फर्स्ट बैंक ने भी, मेरे को जो लगता है वो सिमिलर रिजल्ट्स हैं जैसे बंधन बैंक के, मोर और लेस एक जैसे हैं। बस थोड़ा सा आप ये मान सकते हो कि बंधन बैंक जो है आपको रिपोर्टिंग करके दे रहा है पूरी की पूरी, और IDFC फर्स्ट बैंक में वहीं पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चीज़ें अकाउंटिंग में ज़्यादा एडजस्ट की गई हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 3307 ये थी इंटरेस्ट अर्न, और ये अब क्या होगी 300। तो ये जो यहाँ पे इंटरेस्ट घटी है 2570, यानी कि 2570 करोड़ 2906 करोड़ से, ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली घटी है। लेकिन ये 570 करोड़ के आसपास का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो पोर्शन था वो राइट ऑफ किया। और जो इन्होंने पहले NPA डिक्लेयर नहीं की थी और अब NPA आ गई है इस क्वार्टर में, तो उन पे जो इन्होंने पिछले क्वार्टर में इनकम ले रखी थी वो वापस कर दी है। ये नोट्स टू अकाउंट में आप देखेंगे। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है 315 करोड़ से 356, 18 करोड़ से जो बैलेंस था RBI के पास था उससे अब इन्होंने जो है 12 करोड़ कमाए हैं। तो ये भी इसका मतलब है ये भी लगे हुए हैं, पैसा बांटने लग रहे हैं। 66 करोड़ से 60 करोड़। अदर इनकम में देखिएगा 553 से 787। टोटल इनकम तो घट नहीं थी क्योंकि आपका पुराना इंटरेस्ट वापस कर दिया, और भाई साहब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट था वो भी वापस हो गया। तो NPA पे नई रिकग्निशन की वजह से चला गया। इंटरेस्ट पेड का अमाउंट भी ज़्यादा हो गया, तो क्योंकि वो यहाँ से अमाउंट घटे हुए हैं ना, क्योंकि आपने कुछ रिवर्स किया है, तो इंटरेस्ट आपका बढ़ना ही था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस 814 करोड़। उसके बाद देखिए उसमें से एम्प्लॉय को तो ज़्यादा नहीं बढ़ाया इन्होंने, लेकिन बाकी खर्चे बढ़ गए। बाकी खर्चे सब बाकी बैंकों में भी बढ़ रहे थे। उसके बाद आप देखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी आप देखेंगे तो 1914 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 1729 करोड़ के प्रॉफिट। अब यहाँ समझिएगा बात है, यहाँ पर प्रोविजंस बढ़ गए 1068 करोड़ से 1594 करोड़, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोविजन बढ़े हैं। ये पूरे प्रॉफिट को साफ करने का काम यही कर रहे हैं। और ये देखिएगा कि ये पिछले साल जो मार्च में थे ना, उससे भी डबल से थोड़ा सा कम है, यानी कि 90% बढ़ गए हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो बहुत ही खराब स्थिति असेट्स क्वालिटी की यहाँ पर भी है। तो ये जो खराब स्थिति है ये साफ साफ मैनेजमेंट करिए भैया ये लो, और तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारते हैं, ये लो रिजल्ट खराब है तो है, राइट। अब इसको समझिएगा 845 करोड़ से प्रॉफिट घटकर हो गया 135 करोड़। 845 करोड़ से 135 करोड़, प्रॉफिट 85% साफ। लेकिन इन्होंने डेफर्ड टैक्स एसेट्स की एडजस्टमेंट नहीं ली है। यहाँ चाहते तो डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट बढ़ा सकते थे। IDFC फर्स्ट बैंक ने यहीं पर किया है, ये इन्होंने तो अपना खर्चा माइनस किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने बोला जी जो मुझे प्रोविजन हुआ है, लॉस हुआ है, इस पर मैं अगले साल टैक्स की सेविंग लूँगा। ये इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा भाई लॉस है, उसके बाद भी प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पर टैक्स देना बनता है, तो खाली 32 करोड़ का टैक्स बनेगा इनका और 103 करोड़ का प्रॉफिट, राइट।
इनका लोएस्ट प्रॉफिट है इस क्वार्टर के अंदर। आप देखिएगा 632 था पिछले में, 517 करोड़ था, इतना घट गया प्रॉफिट। आप समझिएगा पिछले साल के मुकाबले में तो आप 80% घट गया, और इस साल इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर से भी 85%। तो आप रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल ख़राब है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ख़राब रिजल्ट भाव भी ख़राब, रिजल्ट ख़राब भाव अच्छा, ये आपने खुद देखना है कि रिजल्ट ख़राब है भाव भी ख़राब है। ठीक है, हो सकता है मुझे 50 रुपये और भी गिर जाए, मैं मना नहीं कर रहा, एक साथ नहीं गिरेगा, बट बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता दी भाई साहब, हो गया नुकसान। ठीक है, जैसे कभी कभी हम नहीं होता है, अभी क्या होता है कि बचपन में हम लोग भी कोई गलती कर देते तो कोई नुकसान कर देते, कोई तोड़ फोड़ कर दी, तो मम्मी बोलती थी शाम को पापा को आना है तो बताएंगे। तो हम क्या होते थे कि पूरे दिन भर डिफेंस कर रहे होते थे कि भाई जब तक पापा आएंगे तो पैचअप कर लिया जाए किसी न किसी तरीके से, नहीं जी मेरा कसूर नहीं था, ये हो गया, मुझसे गलती नहीं हुई। तो बहानेबाजी हम करते थे, या शाम को पापा आए, बहानेबाजी नहीं करी और सीधा जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, पापा मेरे से गलती हो गई, मैंने टूटा, मेरा उससे झगड़ा हो गया था और मैं साफ साफ बताता हूँ गलती मेरी थी, अब जो सज़ा देनी है दे दो। एक दूसरा तरीका होता है कि जी नहीं मेरी तो गलती नहीं थी, दूसरे वाले की गलती थी, मैं तो बिल्कुल सावधानी से चल रहा था, दूसरे ने ठोक दिया और उसने मेरे को पहले मारा, फिर मैंने उसकी धुलाई कर दी, 2 थप्पड़ मैंने भी खाए, 2 थप्पड़ उसने भी मारे। राइट, इसको बोलते हैं एक्सक्यूज़। यही फ़र्क है IDFC फर्स्ट बैंक में और बंधन बैंक में। रिजल्ट ख़राब है बता दिए, पापा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, एक अभी बहानेबाजी चल रही है, ये फ़र्क है और कुछ नहीं है। रिजल्ट दोनों के एक जैसे हैं। नेट प्रॉफिट 63, अभी EPS देखिए, चलो आप सीधा 393 से 0.64 घट गई। राइट, दोनों का सेगमेंट भी एक जैसा है क्योंकि दोनों ने रिटेल में अनसिक्योर्ड लोन दे रखे हैं, इन्होंने भी रिटेल में अनसिक्योर्ड लोन दे रखे हैं। समझ में बात, लेकिन इनका थोड़ा माइक्रो फाइनेंस बिजनेस ज़्यादा है। आप ये समझ लीजिएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का रिजल्ट भी ऐसा ही खराब आएगा, और वो मैनेजमेंट जो नितिन चुग जी है ना, जो कंपनी वो लिख के बताएंगे भाई साहब ये लो यही खराब है, तो वहाँ पे हमें तसल्ली रहती है, खराब है यार, खराब ही तो भाव दे रहे ना, बाजार में भाव भी तो खराब। अगर कोई चीज़ खराब है, अब मान लो आपको सेब खरीदने जा रहे हो, आपको कहते जी बहुत बढ़िया सेब है 300 रुपये किलो वाले, और वो अंदर से निकल जाए बाद में खराब। एक सामने थोड़ा सा पैसा खराब ही दे रहा है, उसमें थोड़ी खराबी है और मिल भी आपको 150 रुपये किलो रहे, तो आप पहले से जस्टिफाई करके आ रहे हो ना, हाँ यार इसमें से थोड़ा पोर्शन मेरा खराब निकलेगा। तो ये दोनों का गैप है, आप समझ सकते हैं, मेरा एनालिसिस करने का तरीका अपना अलग है, तो आप उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। NPA देखिएगा, इनकी भी 6.81% हो गई। आगे बंगाल में देखिएगा, जब BJP गवर्नमेंट आने की बात हो रही थी ना पहले, ये शेयर चल रहा था क्योंकि इनको पता था कि कलेक्शन हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस आई है भाई साहब, कलेक्शन होएगी नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट होती है उनको, कर लो ना पैसा वसूल, तुम्हारे अंदर है दम तो इसीलिए बैंक भी समझ गया इस बात को, और बैंक ने भाई साहब प्रोविजन भी बना डाला, बोलता भाई साहब पैसा रिकवर करने में आएगी तो सही दिक्कत। राइट, और जहाँ पे सबका कांड हुआ है यहाँ पे भी रिटेल वालों ने कांड किया है। देखिए जी 112 करोड़ के लॉस है रिटेल में, और ये वो सेगमेंट है जहाँ पे सारे बैंक मजबूती से बोलते थे भाई साहब रिटेल को पैसा बांटो डूबेगा ही नहीं, लेकिन ये विपदा इस तरीके की आई कोविड-19 की, इसने सबसे ज़्यादा रिटेल में काम कर दिया। तो देखिएगा रेवेन्यूज़ इनके रिटेल में सबसे ज़्यादा है क्योंकि बिजनेस ही रिटेल का है, और रिटेल की वजह से इनको वैल्यूएशंस मिलती थी, जो 700 रुपये में इनका शेयर चलता था, तभी तो लॉजिक भी तो यही था ना कि रिटेल, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही रिटेल लोन बुक में आई है, तो रिटेल लोन बुक में प्रॉब्लम आई है तो भाई साहब शेयर टूट गया। पिछले साल होलसेल बैंकिंग में बात हो रही थी कि भाई होलसेल बैंकिंग खराब करेगी, तो उस चक्कर में देखो इंडसइंड बैंक का शेयर खूब टूटा था, ICICI बैंक खूब टूटा था। अब ये हो रही है कि जो होलसेल बैंकिंग में या जो कॉर्पोरेट को लोन देते हैं वो नहीं है, तो अभी तो सरकार की रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, जब कोविड खत्म होगा और उसके बाद जब NCLT में मामले जाएंगे तो वो बैंक जो होलसेल बैंकिंग करते हैं फिर उनके ऊपर गाज गिरनी शुरू हो जाएगी। तो रिटेल का तो साफ साफ दिख ही रहा है, तो रिटेल की प्रॉब्लम वाले जितने भी बैंक है जो रिटेल से जुड़े हुए हैं वहाँ पे प्रॉब्लम साफ साफ है, कुछ लोग एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सीधा के बता रहे हैं। राइट, एनालिसिस के अंदर अब आपको सीधा सीधा बता देते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हम करेंगे नहीं। एनालिसिस से ज़्यादा तो अभी हमारे एक व्यूअर बोल रहे थे सर हम आपका जब एनालिसिस सुनते हैं ना, तो एनालिसिस से ज़्यादा तो आपकी कमेंट्री में हम सुनते हैं कि आप कमेंट्री क्या कर रहे हैं, तो कमेंट्री में मज़ा आता है। तो मैं कहता हूँ भैया मज़ा नहीं है कि बात कर रहे हैं, मैं तो समझाने वाली बात कर रहा हूँ। देखिए डिपॉजिट ग्रोथ तो इनकी भी बढ़ी है, सभी बैंकों की है भैया, जो लोगों पे पैसा है बैंक में डाल दे, सरकारी नौकरी वालों कहाँ लेके जाए, खर्चा है ही नहीं, शादी में पैसा खर्चा हो नहीं, घूमने फिरने में पैसा खर्चा हो नहीं रहा,
ठीक है जी, दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है सबका, मल्टीविटामिन खा रहे हैं सब, वैसे उसी में पैसा लग रहा है। बाकी जगह तो सब कपड़े कोई ज़्यादा खरीदने की जरूरत नहीं भाई, सब कोविड में जाएगा कहाँ पे पहन के, ठीक है। जहाँ जूते 10-15 जोड़ी जो लोग पहनते थे भाई, सब अब 2-3 जोड़ी जूतों में काम, जो भाई सब घर में पहन के घूमेगा थोड़ी ना। तो अल्टीमेटली 30-40% तो पॉपुलेशन है ना जिसको घूमने फिरने पे इम्पैक्ट पड़ा है। जिस शादी वादियों के फंक्शन में कपड़ों की आप देखिए क्या शादी में शॉपिंग होती थी। और मैं तो रहता दिल्ली में, तो दिल्ली में तो शादी में बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमी को तो रनअप करती है ना, इकोनॉमी तो चलती है ना। तो वो पैसा अगर नहीं होगा तो भाई से बैंकों में ही रखा रहेगा। शादी में पैसा ही नहीं खर्च होगा तो भाई ये कहाँ होगा। जिसने शादी करने का प्लान कर रखा था अपने बच्चों की, लड़की की पीछे, तो भाई वो कह रहा भैया बैंक में पैसा पड़ा रखो, अब निकालने की तो जरूरत है ही नहीं। और जिनके पास है नहीं वो बेचारे लोन लेते हैं भाई, जिनके पास सोर्स नहीं है वही तो लोन लेते हैं कि भाई चलो आगे की अर्निंग से कमा देंगे। अर्निंग पे बेचारे को कि डेंट पड़ गया माइक्रो फाइनेंस में। अब जब बेचारों को आगे से इनकम ही नहीं मिलेगी, वो बैंक को भाई सब किस्त कैसे दे दे। तो आप भी समझ सकते हैं, तो लोगों की मजबूरी है। ये एनपीए ऐसा नहीं है कि लोग देना नहीं चाहते, इसमें से बहुत सारी जो एनपीए जो स्पेशली इस बैंक के अंदर, वो लोगों के पास ही नहीं है ना भाई साहब। क्योंकि सोसाइटी में ना डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रुप है, तो बहुत सारे जिनके पास वेल्थ है तो बहुत ही वेल्थ है, जिनको और जिनके पास नहीं है बेचारों के पास वो खाने के लिए भी नहीं है। तो अब जो बीच में जो डेली अर्नर्स थे उनको ये लोग लोन देते हैं, बंधन बैंक वाले। और इसी तरीके से जो कंज्यूमर लोन्स थे उन सब लोन के साथ दिक्कत यही सेम आई है। तो सेम लोन जब रिकवरी नहीं होगा, लोगों की अर्निंग ही नहीं होगी, डेली अर्नर्स की कमाई कम होगी, तो भैया एनपीए तो बनेगा ना, राइट। और गरीब लोगों के साथ तो भाई सरकार भी खड़ी रहती है। और तृणमूल कांग्रेस का तो भाई जब शासन ही इस पे चलता है, तो आप ये समझ सकते हैं सारी बातों की रिकवरी में प्रॉब्लम है, वो इसके साथ भी है, सबके साथ है। तो कुछ जगह ज़्यादा है, कुछ जगह थोड़ी सी कम है, 19-20 का फ़र्क है। कोई कहेगा जी नहीं जी मेरी बहुत ज़्यादा है, कोई कहेगा थोड़ी कम है, पर है सब जगह। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़िया है, बेहतरीन है। ग्रोस एनपीए देखिएगा भाई साहब 6.8% है, कह रहे ग्रुप प्रोफोर्मा 7.1 थी, भैया प्रोफोर्मा 7.1 थी, अब 6.8 अब मार्जिनली घटेगी, बट नेट एनपीए तो बढ़ गई ना। नेट एनपीए देखिए ना, प्रोफोर्मा नेट एनपीए थी 2.4 और वो 3.5 है, राइट। लेकिन मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट भाई इसके भी ख़राब हैं। आगे कैसा एक्शन बैंक ले सकता है, क्या होगा, इस पर डिपेंड करता है। और हमारे से एक फ्रेंड है, वो बोले भाई साहब ये आप बैंकों में बड़े नेगेटिव हैं, आप बैंक की बात नहीं करते। मैंने कहा भैया ज़रूरी है, स्टॉक मार्केट में इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, बैंक लेने ही ज़रूरी है क्या। बाजार में मान लीजिए कोई फल आ रहा है और उस फल में कीड़े आ रहे हैं या वो ख़राब आ रहा है, ज़रूरी है यार वही फल खाना है, बाकी और फल है वो खा ले यार। तो ज़रूरी है कि जिस सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है उसी सेक्टर में मुझे घुसना है, राइट। तो अपना तरीका भैया बताने का, मैंने अपना बता रहा हूँ मैं, और खुल के बताता हूँ यार बिंदास। अरे 22 मिनट की जो है रिकॉर्डिंग हो गई है, कोई बात नहीं, मैं आप ख़त्म करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। पर ये कमेंट्री आपको मिलेगी कहाँ भाई साहब, तो थोड़े समय में 3 मिनट की वीडियो में थोड़ी ना बता पाऊँगा ऐसे आराम से बैठ के। नेट इंटरेस्ट इनकम 15% घट गई, भैया Q-on-Q बता रहा है। आप कहते हो ना जी Q-on-Q की ज़रूरत नहीं होती, भैया ज़रूरत होती है, समझा रहा है। और वही लिखा हुआ पहले, नॉन इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है 42%, अदर इनकम भैया बढ़ी है, सबने बढ़ाई है। टोटल इनकम 3.1, ओपेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 14.6%। बिजनेस भैया इन्फ्लेशन को तो एडजस्ट करेगा और बैंक को बढ़ा रहे हो तो भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9.6, ऑपरेशनल फ्रंट पे भी वीक हुआ है बैंक। यार डरेगा ना आदमी, देगा किसको उधार, यार पैसा मर जाएगा, देने के लिए क्यों बांटे लोन। तो वो आदमी थोड़ा सा हाथ पैर खींच लेता है जब सिचुएशन ऐसी होती है। तो ये बिजनेस के अंदर अपने आप भी अब ग्रोथ करना भी चाहोगे ना, वो कैपिटल होगी तब भी नहीं। और जो कैपिटल है वो पुराने लोन्स की रिकवरी करने में लगेगी। तो बैंकों में रियल में यार प्रॉब्लम है, और जब तक चीज़ें क्लियर ना हो 2-4 महीने, हमारे को कौन सा जरूरी है इसमें हाथ लगाना है, ठीक है जी। और लगाएंगे तो शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। प्रोविजन देखिएगा अदर देन टैक्स 49.2% बढ़े हैं इसी क्वार्टर में, और साल दर साल तो भाई साहब 92% बढ़ गए हैं। पीबीटी 84% घटा है, पैट 83% घटा, 83.7। तो जो मैं आपको 85 बोल रहा था वो एग्जैक्टली 84% पे कैलकुलेट किया इन्होंने। तो और इस जो इंटरेस्ट आपने वापस किया, और जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो था मोरेटोरियम के ऊपर, उन सब का अमाउंट 538 करोड़ है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो 538 करोड़ का प्रॉफिट और ऐड हो जाता, उसमें 30% के आसपास का, 28 से 30% का टैक्स की एडजस्टमेंट लगा लोगों के। तो इसका मतलब 300-400 करोड़ के प्रॉफिट और आ जाते अगर ये नहीं होता तो ये आप इसको एक्सेप्शनल आइटम मान लीजिएगा, एक आइटम एक्सेप्शनल है आपके पास। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ यार, बहुत बड़ा एनालिसिस हो गया। साथ में
IDFC को भी जो है आपके साथ एनालिसिस में ले लिया, क्योंकि यार मैंने बड़ा विश्वास के साथ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन भगवान की कृपा रही कि उसमें अच्छा प्राइस हमें एग्जिट करने के लिए मिल गया। और जब मैंने एग्जिट किया था तो आप लोगों को भी सूचित किया था, ये मत कहना कि आपने सर बताया नहीं था, तो मैंने आपको बताया भी था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हालांकि अभी भी है IDFC फर्स्ट बैंक, यार मोह नहीं छोड़ता ना, मोह भंग होने के बाद भी मोह नहीं छोड़ता भाई साहब, मोह है अभी भी IDFC फर्स्ट बैंक से, लेकिन जो है तो है, अब आपके सामने क्या छुपाना। तो अब देखते हैं उसका भी शेयर प्राइस क्या रिएक्ट करता है सोमवार को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।